देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें आगे सामने दोस्तों आखिरकार इंडिया गठबंधन ने एक दो नहीं बल्कि 23 पार्टियों को एकजुट करके आज 2 साल के बाद बुलाई है बैठक। दोस्तों बताएंगे ममता बनर्जी पहुंच चुकी है दिल्ली। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे भी बैठक में मौजूद रहेंगे। दोस्तों इसी के साथ में और भी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के आने को लेकर पूरी तरीके से सिलसिला जारी है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और कौन कौन से मुद्दे को लेकर होने वाली है चर्चा, और 2 साल के बाद हो रही इस बैठक के बाद कैसे बदलेगी देश की पूरी तस्वीर। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करने के लिए पहुंच गई ममता बनर्जी। बताएंगे इसके पीछे क्या है बड़ा कारण, और क्या थालापति दिल्ली पहुंच चुके हैं दोस्तों बैठक के लिए। बताएंगे पूरी अपडेट एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद और 2 साल के बाद इंडिया गठबंधन की सीरियस तरीके से यानी संजीदा तरीके से हो रही इस बैठक के बाद इंडिया गठबंधन करने वाला है कई सारे मामले को लेकर बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके का धमाका, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम में बने इंडिया गठबंधन की कुछ बड़ी बैठकें हुई थी, और केवल 3-4 बैठकों ने ही पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव 2024 में पटकनी दी थी दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इंडिया गठबंधन वापस कब लौटेगी, और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2026 तक बीच में जितनी भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई है दोस्तों केवल संसद भवन को लेकर हुई है, यानी फ्लोर लेवल के नेताओं की बात आपस में हुई है, मीटिंग आपस में हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एक साथ इकट्ठा हुए थे पिछली बार 2024 के अंदर दोस्तों। यानी 2 साल के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की एकजुटता एक बार फिर से देखने को मिल रही है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी जैसे बड़ी नेत्री इस बार बैठक में खुद मौजूद रहेंगी दोस्तों। आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसद जयराम रमेश और उनके साथ में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने इस बात की जानकारी दी है कि तकरीबन 23 पार्टियों ने इस बात का ऐलान किया है कि वो इंडिया गठबंधन की आज हो रही बैठक में शामिल होंगे दोस्तों। आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के अंदर ये बैठक बुलाई गई है दोस्तों, जिसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर उत्तर भारत की सारी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी मौजूद रहेगी दोस्तों। इसी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ तमिलनाडु से थालापति विजय की पार्टी टीवी के मौजूद रहेगी दोस्तों। अब सवाल यह है कि क्या थालापति विजय खुद इस बैठक में शामिल होंगे या फिर उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता बैठक में शामिल होगा। जो समीकरण बन रहे दोस्तों, थालापति विजय दिल्ली में मौजूद रह सकते हैं, और इसे लेकर तैयारियां पूरे स्तर पर कर ली गई है। आपको बता दें कि सीपीएम के महासचिव यानी वाम मोर्चा के लोगों ने कहा कि हमारी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ बातों को लेकर विवाद जरूर है, इसके बावजूद हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, और हमारी जो भी आपसी में मतभेद है, आपस के मतभेद है, उसको हम बैठक में दूर करेंगे। और इसके बाद दोस्तों जयराम रमेश ने यह भी बता दिया कि कौन से एजेंडे पर मोहर लगने वाली है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले इंडिया जनबंधन की बैठक में सारी विपक्षी पार्टियां मौजूद रहेगी, और 2 पार्टियों को छोड़ दे तो सारी पार्टियां हमारे साथ जुड़ रही है, और मोदी सरकार की उन नीतियों और कार्रवाइयों का कड़ा विरोध व्यक्त किया जा रहा है जो लाखों भारतीयों से उनका वोट देने का अधिकार छीन रही है। यानी एसआईआर के मामले को लेकर यहां से प्रस्ताव पास किया जाएगा, और रोज संविधान पर हो रहे हमले के साथ साथ जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाए जाने के साथ साथ करोड़ों भारतीयों के रोजी रोटी पर गंभीर नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामले, और खासकर महंगाई और घरेलू गैस की बढ़ोतरी को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा, और लाखों युवाओं की उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ विश्वासघात और निवेश के माहौल को कमजोर करने और अपने विदेश नीति के जरिए राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने के मुद्दे को लेकर चर्चा होने वाली है, गहन चर्चा होने वाली है। भारत की तरफ से यानी इंडिया की तरफ से इंडिया जनबंधन अपनी विविधता के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेगा दोस्तों। उनकी इस बात पर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने भी मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि पूरा जनबंधन यानी इंडिया गठबंधन को अब इंडिया जनबंधन बोला जा रहा है दोस्तों, वो पूरी तरीके से एकजुट है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मीटिंग हो रहा है कॉमन एजेंडे के इर्द गिर्द। इस पर आप लोग की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सुबह से खबर यह चल रही थी दोस्तों कि आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस बात को आगे बढ़ाया दोस्तों, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर कोई एक नेता तो है नहीं जो गठबंधन को मजबूत कर रहा है। सारे नेता इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं दोस्तों। ऐसे में ममता बनर्जी लगभग 1 दिन पहले दिल्ली पहुंच जाती है दोस्तों, और आज हो रही बैठक यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रही बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल के पास जाती है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके उन्होंने इंडिया गठबंधन से जुड़े मामले को लेकर चर्चा की है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन को लेकर हो रही बैठक यानी आज जो बैठक हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उस पर चर्चा हुई है दोस्तों। और ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में जब तक मजबूती के साथ में है तब तक आम आदमी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ऐसा कहने में कोई दो राय नहीं है दोस्तों, क्योंकि ममता बनर्जी कभी भी इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी को जोड़ सकती है। बेशक आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ में कुछ विवाद हो, खासकर पंजाब की सियासत को लेकर दोस्तों, पंजाब के चुनाव को लेकर, लेकिन अंतोगत्वा सच्चाई यह है कि ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल को अच्छे से जानती है, और अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी की बातें भी मानते हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की
मीटिंग। साफ तौर पर पता चल रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से मैदान में उतरी हुई है दोस्तों। ऐसे में ममता बनर्जी बातचीत करके अरविंद केजरीवाल को भी इंडिया गठबंधन में जरूर आज नहीं तो कल शामिल करवाएंगे, यानी आम आदमी पार्टी की वापसी करवाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी लेकर उन सारी पार्टियों को साथ में जोड़ सकती है जिनसे कांग्रेस पार्टी के विवाद है दोस्तों, और ये कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी कि सभी लोग एकजुट हो जाए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ पंजाब बीजेपी में संगठनात्मक स्तर पर हलचलें तेज देखने को मिल रही है दोस्तों। बीजेपी ने नए कई सारे लोगों को बड़े बड़े पदाधिकारी बनाकर पार्टी ने पंजाब के अंदर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करी कि वो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में ही इतने ज्यादा कलेश है दोस्तों कि ये लोग आपस में ही मुलाकात कर करके टाइम बर्बाद करते रहते हैं। यानी एक को मनाओ तो दूसरा नाराज, दूसरे को मनाओ तीसरा नाराज, तीसरे को मनाओ चौथा नाराज हो जाता है। और इसीलिए प्रदेश के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचे दोस्तों। लेकिन पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नए महासचिव बनाए गए जगमोहन सिंह राजू ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। पूर्व आईएएस अधिकारी राजू ने फैसला लिया कि वो बीजेपी में रहकर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, इसके पीछे उन्होंने कारण तो बताया नहीं, लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता कई दिनों से काम कर रहे हैं, बल्कि कई सालों से बीजेपी पंजाब के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, उनको झटका तब लगा जब कांग्रेस पार्टी से आने वाले एक विधायक केवल सिंह ढिल्लों को अमित शाह ने प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी, यानी पंजाब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया दोस्तों। और इस बात को लेकर संगठन में फूट पड़ गई है कि बाहर से आने वाले एक व्यक्ति को कैसे, कांग्रेस पार्टी से आने वाले व्यक्ति को कैसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और अमित शाह की चाणक्यगिरी के कारण यहाँ पर पार्टी के अच्छे खासे बड़े नेता और महासचिव जगमोहन सिंह राजू ने अपने पोस्ट से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो बीजेपी में काम नहीं कर सकते। यानी देश के अंदर गोदी मीडिया जो माहौल बनाता है दोस्तों कि पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी क्योंकि बंगाल जीत गई है, तो ये बात एकदम कोरी अफवाहें हैं दोस्तों। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक आता है, दूसरा भागता है, दूसरा आता है, तीसरा भागता है, ये चल रहा है पंजाब के अंदर। अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब और बीजेपी आरएसएस की विचारधारा दोनों एक दूसरे के खिलाफ है और इसीलिए पंजाब के लोग, पंजाबी लोग बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, तो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिस बात की आशंका थी दोस्तों, बिल्कुल वही हुआ है। झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में 2 सीटों को लेकर विवाद चल रहा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि वो दोनों की दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और कांग्रेस पार्टी ने एक सीट पर प्रणव झा को मैदान में उतार दिया। ऐसे में बाद में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा पार्टी के छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भेजा गया दोस्तों झारखंड जाने के लिए। और झारखंड जब गए तो भूपेश बघेल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इसके बाद कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के बीच में चल रहा विवाद पूरी तरीके से सॉल्व हो गया दोस्तों। और जेएमएम पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने फैसला लिया कि वो केवल एक ही सीट लड़ेंगे और एक सीट कांग्रेस को देंगे। ऐसे में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में हुई एकता के पीछे सबसे बड़ा कारण जो था दोस्तों वो एक ये था कि भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े उद्योगपति को लाकर झारखंड के चुनाव के अंदर अफरा तफरी की स्थिति मचा सकती है। यानी अगर कोई उद्योगपति चुनाव लड़ता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि सारा पैसे का खेल होता है और उसके बाद विधायक इधर से उधर पलटी भी मार दिया करते हैं। और बीजेपी जहां चुनाव हार रही होती है, जहां उसके जीतने की संभावना नहीं होती, वहां भारतीय जनता पार्टी किसी उद्योगपति को पकड़ कर ले आती है, खासकर राज्यसभा के चुनाव के दौरान। और आप लोग जानते हैं कि उद्योगपति के पक्ष में वोट कैसे होता है। अब झारखंड के अंदर भी बीजेपी वही करने जा रही है दोस्तों। जो अपडेट आ रही है वो ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के एक नेता के साथ ही 2 निर्दलीय नेताओं के पर्ची भरने की संभावना सामने आ रही है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की आपसी नाराजगी का फायदा उठाने की बीजेपी वाले कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सुलह हो गया। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी परिमल नाथ वानी जो 3 बार राज्यसभा के सांसद और उद्योगपति और आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनको चुनाव लड़वाने के लिए मैदान में उतारा गया है। यानी बीजेपी फिर पुरानी हरकतों पर आ गई है दोस्तों की राज्यसभा के चुनाव में उद्योगपति को लड़वाया जाए। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के अंदर कुछ विधायक इधर से उधर हो जाए तो बीजेपी के सरकार बनाने की संभावना हो जाएगी। लेकिन झारखंड की जनता को यह पहले से ही पता था दोस्तों, उन्होंने इसीलिए बहुमत इतना तगड़ा दिया हुआ है कि राज्य सरकार के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और राज्यसभा की सीटों में अगर 4-5 विधायक इधर से उधर हो भी जाएंगे तभी दूसरे प्रेफरेंस के आधार पर आराम से चुनाव जीता जा सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि नितिन नवीन बार बार झारखंड का चक्कर ही इसीलिए काट रहे थे कि उनको लग रहा था कि माहौल बनाकर जैसे तैसे झारखंड के अंदर उद्योगपति को उतारकर चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि जेएमएम और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन काफी मजबूत है और वो आराम से इस मुद्दे पर एकजुटता के साथ चुनाव जीत जाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों हाल ही में देश के जाने माने इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी के अनुभव और योग्यता को लेकर कई सवाल खड़े किए दोस्तों। रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी के राजनीतिक अनुभव और उनकी राजनीतिक यात्रा पर सवाल खड़ा करते हुए उनके पास प्रधानमंत्री बनने के आवश्यक प्रशासनिक अनुभव की कमी बताई। यानी इतिहासकार रामचंद्र गुहा नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के पास राजनीतिक अनुभव नहीं है देश को संभालने का। तो इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने सीधे निशाने पर लेते हुए कहा कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने बराक
ओबामा, तो उनके पास ढेले भर का अनुभव नहीं था और उन्होंने अमेरिका को एक ऐसा मजबूत नेतृत्व दिया जो आज तक इतिहास में जाना जाता है। इसी के साथ में उन्होंने आगे कहा कि आप कहते हो कि नरेंद्र मोदी क्योंकि प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने देश की विदेश नीति और ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़े मामले को लेकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी के पास जो पहले अनुभव हुआ करता था वो गुजरात के मुख्यमंत्री का अनुभव हुआ करता था, तो क्या एक गुजरात का मुख्यमंत्री विदेश मामलों का कोई जानकार माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं जाना जा सकता दोस्तों, क्योंकि राज्य सरकार का काम विदेश मंत्रालय का नहीं होता। लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता में जब 2014 में लाया गया तो ये नहीं देखा गया कि कभी विदेश मंत्रालय नहीं संभाला है। भाजपा के नेता ने नरेंद्र मोदी ने कोई अनुभव नहीं है तो इनको विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं दी जाए, यानी केंद्र सरकार में आने का मतलब विदेश मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है दोस्तों। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को जनता ने ये मौका दिया और ऐसे में नरेंद्र मोदी हालांकि पूरी तरीके से फेल हो गए, लेकिन तर्क के लिए ही इस बात का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर रामचंद्र गुहा मानते हैं कि नरेंद्र मोदी विदेश मामलों में सफल हुए हैं, तो भी नरेंद्र मोदी को तो कोई अनुभव नहीं था गुजरात में, तभी जनता ने इनको मान लीजिए कि मौका दे दिया और ये सफल हो गए। रामचंद्र गुहा जो बोल रहे हैं तो फिर ये तो उनके तर्क के खिलाफ वाली बात हो गई दोस्तों, यानी खुद ही वो दावा कर रहे हैं कि बिना अनुभवी व्यक्ति को किसी बड़े पोस्ट पर नहीं पहुंचाया जा सकता। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के पास विदेश मामलों का कोई अनुभव नहीं था, इसके बावजूद वो सफल हो गए, तो अपनी बातों को ही पूरी तरीके से दोस्तों खंडित कर रहे हैं, यानी उनका आर्ग्यूमेंट अपने ही खिलाफ है। तो इसे कह सकते हैं कि रामचंद्र गुहा आजकल बीजेपी की बातें करने लगे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इनको हाल फिलहाल के अंदर जमकर फटकारती दिखाई दी थी दोस्तों, और बीजेपी ने जमकर ट्रोल किया था, खासकर आईटी सेल वालों ने, और अब ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, कुतर्क बातें कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का पूरा परिवार ही राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है, विदेश मामले हो या फिर कोई भी देश का मामला हो, राहुल गांधी शुरू से देखते आ रहे हैं और उनके पास एक लंबा चौड़ा अनुभव है, बल्कि मनमोहन सिंह सरकार में राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका भी थी। तो ऐसे में ये कहना कि राहुल गांधी के पास विदेश मामलों का अनुभव नहीं है या देश चलाने का अनुभव नहीं है, तो ये एकदम कहने वाली बात है दोस्तों, यानी फालतू की बातें हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सोशल मीडिया पर दोस्तों एक तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसा इसलिए क्योंकि अंजना ओम कश्यप के द्वारा खान सर और यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचरों को लेकर निशाना साधा गया था दोस्तों। इस मामले को लेकर अब जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि अंजना ओम कश्यप पूरी दुनिया पर सवाल उठा सकती है, लेकिन जब उन पर कोई सवाल उठाता है तो वो मानहानि का मुकदमा कर देती है। 4 PM की ओर से भी ये बात कही गई। उन्होंने बताया कि 4 PM के ऊपर भी मुकदमा दायर किया गया है और खान सर के खिलाफ अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर मुकदमा दायर किया है दोस्तों। इंडिया टुडे की तरफ से ये मामला दर्ज किया गया है और अभिनय सर के साथ साथ बबीता त्यागी मैडम और साथ साथ 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है, जिसमें दोस्तों 4 PM नाम का न्यूज चैनल भी है जो यूट्यूब पर चलता है। तो ऐसे में 4 PM की ओर से कहा गया कि क्या अंजना ओम कश्यप की आलोचना करना देश के अंदर इतना बड़ा हो गया है कि अब लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी कि अंजना ओम कश्यप की आलोचना नहीं कर सकते, ये तो दुनिया भर में सबकी आलोचना करती है। तो इंडिया टुडे वाले न्यूज आजादी के नाम पर सबकी जो आलोचना करते हैं, तो ये खुद की आलोचना क्यों नहीं सह पाते? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की सबको जिसको आलोचना करने का अधिकार है उसको आलोचना सहने का भी मादा होना चाहिए, तभी जाकर वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल, यानी किसी की आलोचना करने से पहले इस बात की क्षमता होनी चाहिए कि आप भी आलोचना को सह पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि अंजना ओम कश्यप इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है दोस्तों, और कहीं ना कहीं मुकदमा करके उन लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है जो अंजना ओम कश्यप को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है दोस्तों, और दुबई स्थित ईरानी अस्पताल के क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय डॉक्टरों और नर्सों के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि हाल ही के अंदर क्षेत्रीय घटनाओं के कारण अस्पताल बंद हो गए, जिसके बाद यहां पर काम करने वाले भारत की डॉक्टर, खासकर जो नर्स हैं केरल की, उनकी समस्याएं सबके सामने आ रही है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पत्र में लिखा कि मैं भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों के एक ग्रुप की ओर से आपसे तुरंत दखल देने का अनुरोध करता हूं और ये पत्र आपको लिख रहा हूं। इसमें से अधिकतर लोग केरल के हैं और दुबई के अंदर ईरानी अस्पताल में काम कर रहे थे, लेकिन अभी वे बहुत मुश्किल हालात में जी रहे हैं। उनको वापस लाने के लिए काम किया जाना चाहिए, यानी सरकार को मदद पहुंचानी चाहिए, एम्बेसी को मदद पहुंचानी चाहिए और डॉक्टरों को और नर्सों को वापस लेकर आना चाहिए। अब देखते हैं इस मामले को लेकर बीजेपी का जो विदेश मंत्रालय है दोस्तों क्या कोई कदम उठाएगा या फिर चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे, जो ज्यादातर मामलों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ एलपीजी महंगा और विपक्ष लगातार हमलावर है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि महंगाई मैन मोदी ने एक बार फिर से अपना चाबुक चलाया है और देश की जनता को किया है परेशान। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 29 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है दोस्तों। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है दोस्तों। 14.2 यानी 14 किलो और 200 ग्राम वाले जो घरेलू गैस होते हैं दोस्तों, एलपीजी का सिलेंडर होता है, 7 जून से नियम लागू किया गया है और दाम बढ़ा दिया
गया, यानी 29 रुपए दाम बढ़ाया गया। जो पहले 913 रुपए का सिलेंडर था वो बढ़कर 942 रुपए का हो गया है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि महंगाई मैन मोदी 2-4 दिनों के बाद वापस आकर फिर से 29 रुपए का दाम बढ़ा दिया गया है। यानी देश के अंदर लगातार महंगाई का बोझ आम जनता के ऊपर पड़ता जा रहा है। मोदी का फंडा साफ है, जनता से वसूली करो और अमीर दोस्तों की झोली बढ़ते रहो, केवल यही काम इनका रह गया है। और देश के अंदर लगातार इस मामले को लेकर स्थिति खराब होती जा रही है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते चले जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि रोटी के महंगे होने से खाली गई रूठ, भाजपा से अब तो हर आस गई टूट। यानी अखिलेश यादव अपने ही तरीके से जवाब देते रहते हैं दोस्तों, और उन्होंने फिर से ये बात कही है। साथ साथ AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा SIR से जुड़े सत्यापन के आधार पर राशन कार्ड को रद्द किए जाने की कड़ी आलोचना की है। दोस्तों शनिवार को उन्होंने राशन कार्ड रखने का आधार क्या होना चाहिए, ये लाभार्थी का नाम मतदाता सूची में है या नहीं है, उसके आधार पर तय नहीं होगा। उन्होंने पूछा कि अगर मतदाता सूची को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS राशन उपलब्ध कराने से निर्णायक कारक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर आधार का जो प्रमाणीकरण है उसका क्या मतलब है। यानी जो पहले आधार कार्ड बनाया गया देश के अंदर खासकर नागरिकों को सुविधा पहुंचाने के लिए, चाहे वो DBT का मामला हो जिसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इसमें आधार मैंडेटरी होता है। दोस्तों एक तरीके से कहे तो डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए आधार का इस्तेमाल किया जाता है। जब आधार का इस्तेमाल हो रहा था और होना भी चाहिए, लेकिन अचानक से बीजेपी के लोग आधार इस्तेमाल के बाद क्यों पलटी मार रहे हैं कि अब आधार की जगह SIR से ये तय कर रहे हैं कि किसको राशन मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। और जो विपक्ष के द्वारा ये बातें बोली जा रही थी कि पहले इसे नागरिकता जांच की जाएगी, उसके बाद SIR से आम जनता के राशन कार्ड को जोड़ा जाएगा, ये बात एकदम सही थी दोस्तों। उस दौर में जब यानी लगभग 1 साल पहले जब इस बात को बोला जा रहा था तब सब लोग आकर ये बोल रहे थे, यानी चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के लोग कह रहे थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम लोग SIR का इस्तेमाल कहीं और नहीं करेंगे, केवल वोट डिसाइड करने के लिए करेंगे। लेकिन सबको अब समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं SIR का इस्तेमाल एक तरीके से आवाम जनता के खिलाफ ही होने लगा है दोस्तों। राशन कार्ड से नाम काटने का ये बहाना मिल चुका है। असदुद्दीन ओवैसी इस पर निशाना साध रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाना चाहिए। साथ साथ चलते एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर देश भर के अंदर NSUI और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक की जांच और कार्रवाई की मांग के साथ साथ परीक्षा की प्रणाली में कथित अनियमितता के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। दिल्ली से लेकर कई राज्यों तक विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारियों और प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। लेकिन मुख्य मीडिया जो है दोस्तों, मुख्य धारा की तथाकथित मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका एक बड़ा हिस्सा इस मुद्दे को उतनी प्रमुखता से नहीं दिखा रहा जितने प्रमुखता के साथ दिखाना चाहिए। यानी अगर एक मुद्दे पर 24 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं और उनके परिवार के लोग परेशान है, उस मुद्दे पर तो जोर शोर से आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। लेकिन गोदी मीडिया में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। 24 लाख से ज्यादा परिवार इससे प्रभावित है और छात्र न्याय मांग रहे हैं, युवा जवाबदेही मांग रहे हैं और पूरे देश में इस बात का विरोध हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं मीडिया से ही सारी चीजों को गायब कर दिया गया है दोस्तों। यानी कांग्रेस पार्टी इतने बड़े प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मजाल है एक मीडिया की कि वो दिखा पाएगी। कांग्रेस पार्टी ने भुवनेश्वर के अंदर जोरदार तरीके का प्रचंड विरोध किया और भोपाल के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध करते नजर आए। रांची में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध चलता रहा। जोधपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात और हैदराबाद तेलंगाना के साथ साथ दिल्ली, अमरावती, महाराष्ट्र और दिल्ली, हर जगह पर जोरदार तरीके का प्रदर्शन जारी है दोस्तों। लेकिन बार बार मामले को टाल दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबको पता है कि इन बड़े बड़े मीडिया हाउस को पता है कि इसलिए स्थिति खराब हो गई है और इसीलिए ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर TMC के माइनॉरिटी सेल के नेता अजमल सिद्दीकी ने अपने पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। सिद्दीकी ने पार्टी के अंदर जो फैसला लिया जा रहा है उसे लेकर नाराजगी जताई है और अभिषेक बनर्जी के द्वारा पार्टी के पक्ष में फैसला लेने की जगह अपने हिसाब से फैसला लिया जा रहा है। आपको बता दें कि सिद्दीकी कहते हैं कि पार्टी के अंदर आंतरिक विवाद काफी ज्यादा है। द पार्टी इज कोलैप्सिंग टुडे, यानी हमारी पार्टी खत्म होती जा रही है TMC, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो अभिषेक बनर्जी है। और जिस तरीके का तानाशाही रवैया अभिषेक बनर्जी ने अपनाया है, उस कारण से पार्टी के अंदर बड़ी संख्या में विधायक और मंत्री काफी नाराज है दोस्तों। और ये बातें दावा करते हुए कहीं ना कहीं अब TMC के अंदर अभिषेक बनर्जी को लेकर माहौल इतना ज्यादा खराब है दोस्तों कि पहले तो विधायकों ने पलटी मार दी, उसके बाद सांसदों ने पलटी मार दी और अब माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष है वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों अजमल सिद्दीकी जो बात बोल रहे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अगर आप भी मानते हैं कि अगले 5 साल तक ममता बनर्जी को खुद तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, अपने भतीजे को तृणमूल कांग्रेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी के अंदर से ये आवाज आ रही है कि अभिषेक बनर्जी के फैसले का वो विरोध करते हैं, अभिषेक बनर्जी सही से पार्टी को लीड नहीं कर रहे, तो इस बात पर जरूर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए दोस्तों। ममता बनर्जी कम से कम 10-12 साल तो और राजनीति करेंगी तो आराम से वो 5 साल तक तृणमूल कांग्रेस को खड़ा करने के लिए, यानी तृणमूल कांग्रेस को वापस से लाने के लिए प्रयास कर सकती है और उनको सारे विधायकों और सांसदों का समर्थन है। यानी ममता बनर्जी के नाम पर तो पूरी पार्टी एक है दोस्तों। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
MP और कर्नाटका के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया राज्यसभा का उम्मीदवार। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए मध्य प्रदेश में महेश केवट और कर्नाटका के अंदर प्रोफेसर M नागराज को उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नाटका विधान परिषद चुनाव के लिए 2 नामों का ऐलान किया गया है और भाजपा ने जारी की है पूरी सूची। दोस्तों दरअसल मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी नेता को आगे करके यानी महेश केवट को आगे करके एक उदाहरण बनाना चाहती है। दोस्तों कर्नाटका में डॉक्टर प्रोफेसर नागराज को पार्टी में जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर डोमेस्टिक LPG के दाम 29 रुपए बढ़ने को लेकर आम जनता और ज्यादा परेशान है। साथ साथ CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में आई अभिनेता प्रकाश राज की प्रतिक्रिया। उन्होंने लिखा कि मैं वहां पहुंचकर अपना समर्थन दिखाना चाहता था, पर एक ऐसा और जरूरी काम हो गया कि मैं नहीं जा पाया। ऐसे में सोनम वांगचुक की मौजूदगी को लेकर प्रकाश राज ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि अच्छा है कि सोनम वांगचुक हमारे युवाओं के बीच में मौजूद है, इससे हमारे युवाओं का हौसला और ज्यादा बढ़ेगा और ये बात एकदम सही भी है। दोस्तों इस पर आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का लगातार जुड़े रहने के लिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।